हेलो दोस्तों। तो आज हम जो है एक्सप्लेन जो करेंगे वो है अगस्त 2020 की समसामयिक की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है पॉलिटी आता है। तो आज हम जो है पॉलिटी के 5 जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो देखेंगे, ठीक है। जिसमें कि अनुच्छेद 370 को 1 साल पूरा हुआ है, तो वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है वो देखेंगे। और न्यायालय के अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में देखेंगे, जो प्रशांत भूषण जी ने सीजेआई पे कमेंट करा उसके बारे में। और अन्य ओबीसी का जो सब कैटेगराइज हुआ है उप वर्गीकरण, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद छठी सूची में आने के लिए दर्जे की मांग, तो छठी सूची देखेंगे कि इसमें जो है स्टेट क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए के बारे में देखेंगे, है ना, जो साल में सिर्फ 2 एग्ज़ाम कराने के लिए कह रहा है, रेलवे एसएससी वगैरह को मिला के, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहली न्यूज़ है वो देखते हैं। देखिए 2019 के 5 अगस्त को जो है इसे हटाया गया था आर्टिकल 370 को, ठीक है। तो इसको अब अगस्त में ही 1 साल पूरा हो गया। तो इसके उत्साधन मतलब इसका फिनिश होने ख़त्म होने को जो है 1 साल हो चुका है, 370 और 35 के हटाने को, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में जो प्रशासनिक पुनर्गठन का 1 साल पूरा हुआ है। ऐसे में देखिए कुछ याचिकाएँ डाली गई वहीं के जो बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ थे इसके अगेंस्ट में। हालाँकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी महत्वपूर्ण सुनवाई नहीं दी है, ठीक है। और क्या याचिकाएँ डाली गई? लॉकडाउन के विरुद्ध भी याचिकाएँ डाली गई। लॉकडाउन के विरुद्ध तो कि किसी भी स्टेट अगर डालती तो कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि ये तो होना ही था। उसके अलावा 4G सेवाओं की पुनर्स्थापना के लिए भी याचिका डाली गई। हालाँकि इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट तक जो पहुँच है वो एक मूल अधिकार है, ठीक है? इसको मूल अधिकार घोषित कर दिया। तो ऐसे में सरकार को बोला गया कि जो है आप ऐसे प्रतिबंधों की समीक्षा करें, क्यों क्यों अभी तक वहाँ पे जो है आपने ऐसा कर रखा है, ठीक है? और जल्द से जल्द उसकी पुनर्स्थापना पर विचार करें, ठीक है? तो यहाँ पे जो है अभी तक हालाँकि इंटरनेट जो है दिया नहीं गया है। अभी 25 दिसंबर तक फिर से बैन लगा दिया गया है, बढ़ाते जा रहे हैं उसे, ठीक है। तो अब देखिए ये तो वो बात हुई जो हमने पहले पढ़ी। अब देखते हैं इसकी पृष्ठभूमि। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है पृष्ठभूमि को, तो लास्ट ईयर की अगस्त की मैगज़ीन देख लीजिए आप, उसमें 2-3 पेजों की अच्छी खासी दे रखी है समरी, ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। उसके अलावा देखिए पृष्ठभूमि क्या था, जो पाकिस्तान था वो 1947 से 1947 से 48 तक उसने बहुत सारे आक्रमण किए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो कश्मीर के शासक थे हरी सिंह, उन्हें लगा कि जो है अब हमें या तो पाकिस्तान में या भारत में विलय कर लेना चाहिए, है ना। तो ये आक्रमण करे थे, तो इसकी वजह से जो है ये भारत सरकार के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं जिसे बोलते हैं हम विलय संधि। इस पर जो है हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत क्या था, अब भारत के संविधान में एक भाग जो 21 था उसमें 370 को जोड़ा गया, ठीक है, अंतर्विष्ट मतलब जोड़ा गया। जो कि क्या था, 370 क्या था, इसकी वजह से जो है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया, जो कि एक अस्थायी था, परमानेंट नहीं था, टेम्परेरी था और संक्रमण काल में था, इसलिए संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान जो है प्रोवाइड करता था जम्मू कश्मीर को। अब देखिए उसमें क्या हुआ, उस जो 370 के अनुसार जो केंद्र को, जो भारत की जो सरकार थी उसको जो है 4 चीज़ों को छोड़कर बाकी सारे राज्य सरकार को दिए गए वहाँ के, ठीक है, राज्य के निवासी और उनके जो सरकार थी उसको दिए गए। देखिए कौन से मामले थे, एक तो संचार था। अब देखिए उस टाइम में संचार का उन्हें आइडिया नहीं रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो संचार दे दिया। वित्त तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट गवर्नमेंट को, तो वित्त भी दे दिया। और विदेशी और रक्षा मामलों की वजह से तो वो आए थे कि जो है विदेशी मामले देखें और जो है पाकिस्तान से रक्षा करें, तो ये 4 उन्होंने उस टाइम पे दे दिए। उसके अलावा जो थे बाकी सब थे, जो नागरिकता थी, ठीक है, ये सब राज्य सरकार के पास थी ये सारे। नागरिकता जो है दोहरी नागरिकता थी, संपत्ति का स्वामित्व मतलब जो वहाँ का नागरिक था वो वहीं वहाँ पे सिर्फ वही रह सकता था, बाकी बाहर का आके कोई संपत्ति नहीं खरीद सकता था। पृथक जो उनकी दंड संहिता थी, दंड देने की जो कानून था वो भी अलग था। मूल अधिकार जो है संबंधित कानून वो भी अलग थे। एक पृथक समूह के अधीन शासित होते थे, ठीक है। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 35 से था, इसके अंतर्गत क्या था, जो वहाँ के विधानसभा के जो स्थायी निवासी जो वहाँ के थे ना जम्मू कश्मीर के, उनके और उनके विशेषाधिकारों को परिभाषित करता था ये 35 से, ठीक है। अब क्या हुआ फिर 2 अगस्त 2019 में जो है राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है संविधान आदेश 2019 को प्रख्यापित किया गया। इसमें उपबंध किया गया कि जो भी भारत के जो कानून होंगे ना, भारत संविधान के जो प्रावधान होंगे वो जम्मू कश्मीर में लागू होंगे, है ना। जो वहाँ के जो कानून है वो निरस्त हो जाएंगे सारे। इसका मतलब ये था अगर 370 ख़त्म हो जाता है ना, ये सब अगर हमारे ख़त्म हो जाते हैं, जब उनके पास ये रहेंगे ही नहीं, तो जो उनके स्थायी निवासी, उनके विशेषाधिकार किस काम के, तो ये 35 से क्या है अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो साथ ही क्या हुआ, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन 2019 पारित किया गया, जिसमें उसे 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। एक तो क्या थी विधानसभा, जहाँ पे विधानसभा के साथ जो ऐसे यूटी बनाया गया जम्मू कश्मीर, और एक विधानसभा के रहित।
ठीक है। अगर हम इनमें डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें 22 है और इसमें कितनी है, 2 डिस्ट्रिक्ट है, पर इसकी 2 डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ी-बड़ी है, ठीक है। इसमें 22 डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में। अब देखिए उसके, ये तो हमारा जो पृष्ठभूमि है तो थोड़ा-सा है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो लास्ट ईयर की अगस्त की मैगज़ीन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने अभी तक 1 साल में हमने वहाँ पे किया क्या? अगर हम उनको इतना हम अपने में मिला रहे हैं तो इसके बाद हमें डेवलपमेंट भी तो दिखाना होगा कि हमने 1 साल में क्या अचीव किया, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले जो केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में जो विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया, ठीक है। उससे पहले भी यहाँ पे जो है 13,600 करोड़ का पहले ही जो एमएचए था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय, उसने पहले ही वहाँ पे जो है 168 समझौते, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है हस्ताक्षर हो चुके थे, इतने 13,600 करोड़ रुपए के। उसके बाद फिर 80,000 करोड़ रुपए दिया गया, ठीक है। तो वर्तमान में उसके बाद क्या किया, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कश्मीर क्षेत्र में परियोजनाओं की एक श्रृंखला को पूरा किया गया, जिसमें कहाँ से कहाँ तक जोड़ा गया, जो जम्मू कश्मीर, जिसमें श्रीनगर से जम्मू लखनपुर राजमार्ग, काजीगुंड से बनिहाल सुरंग, श्रीनगर रिंग रोड से सम्मिलित, इन सबको क्या किया गया, परियोजना को एक श्रृंखला में कंप्लीट किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, जो देखिए ये सब है ना, अगर आपसे कोई भी कहता है कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हुआ तो ये सब पॉइंट आते हैं। विकास के लिए निवेश संवर्धन किया गया, औद्योगिक विकास हुआ वहाँ पे, है ना, रोजगार के अवसर सृजित हुए। बस अगर जम्मू कश्मीर की बात है तो यहाँ पे आतंकवाद कम करने की तरफ अग्रसर हुआ, है ना, वहाँ पे क्योंकि आतंकवाद है पहले से ही, तो उसको कम हुआ। अभी हम आगे देखेंगे कितना % कम हुआ। इसकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने संभावना में अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट मैक्सिमम डेवलपमेंट अगर कहीं पे लिख रहे हैं हम तो ये सारे ही पॉइंट आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद उसके अलावा क्या किया, जो गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार क्या किया, वहाँ पे जो संबंधित जो भी आतंकवाद से संबंधित गतिविधियाँ थी उसमें 36% की कमी आई है 1 साल में पिछले, ठीक है। और आतंकवादी जो उसमें स्थानीय युवाओं की जो संलिप्तता जो उसमें कार्य में लगे हुए थे उसमें 40% की कमी आई है, ठीक है। उसके अलावा विधायी परिवर्तन देख लेते हैं हम। वहाँ पे कितने कानून थे, 354 कानून थे, जिसमें से हमने 164 को निरस्त कर दिया, ठीक है, और 138 में संशोधन कर दिया। मतलब 300 से ऊपर के कानून तो हमने क्या कर दिए, एक तरह से वहाँ पे निरस्ती कर दिए, ख़त्म कर दिए, है ना। और उसके बाद 170 जो है नए केंद्रीय कानून लागू किए गए, ठीक है। तो थोड़े बहुत ही थे जो उनके पहले के कानून रह गए, जिनका कि इतना असर होगा नहीं अभी, इसलिए वो छोड़ दिए गए, ठीक है। भारत सरकार द्वारा पारित किए गए महत्वपूर्ण विधेयक अब जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे, ठीक है। जैसे भारत शासन में जो है पारदर्शिता और जवाबदेही से संबंधित कानून, जैसे आरटीआई एक्ट था, आरटीआई एक्ट होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005, ठीक है। और व्हील ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो अगर जैसे अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं या फिर करप्शन करते हैं तो उसके लिए ये एक्ट बनाया गया था, व्हील ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। उसके बाद वंचित वर्गों के संरक्षण हेतु कानून, जो SC/ST के लिए जो जितने भी कानून बने वो सब वहाँ पे लागू हो गए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1954, ठीक है, ये सब कानून देख लीजिएगा। और वहाँ पे क्या था, शैक्षिक आधार प्रदान करने वाला जो भी कानून था, जैसे बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 ये भी वहाँ पे लागू हो गए, ठीक है। सरकार ने इस क्षेत्र में अनेक केंद्रीय योजनाएं भी आरंभ की। केंद्रीय योजना कौन सी, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, ये वहाँ पे लागू हो गई। अटल पेंशन योजना, PM किसान, प्रधानमंत्री धन योजना, है ना, और स्टैंड अप इंडिया जो वुमेन और SC/ST के लिए चलाई गई थी, जैसे केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाया जा सके, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय केसर मिशन के अंतर्गत जो है वहाँ के केसर की खेती के लिए 3500 हेक्टेयर से अधिक भूमि का कायाकल्प किया गया, ठीक है। आपको पता होगा केसर वहाँ की जो है काफ़ी फेमस है जम्मू कश्मीर की, है ना। वहाँ पे एक सिटी है पैम्पोर सिटी, वो काफ़ी फेमस है केसर की खेती के लिए, ठीक है। उसके अलावा जो है वहाँ पे कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 11 तो जम्मू कश्मीर में जो है विमानपत्तन बनाए गए और 2 लद्दाख में। इसके लिए वहाँ पे उड़ान योजना के अंतर्गत इसका जो है आगे काम किया जा रहा है इस पे, है ना। उड़ान योजना, जो जैसे एक डायलॉग नहीं आता था, उड़े देश का आम नागरिक, इस टाइप से, है ना, तो ये वही है। 2 एम्स अस्पताल और 5 नए चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने के साथ जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन किया गया, और जो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति थी वो 262% की उसमें वृद्धि की गई, मतलब सॉरी, ठीक है। उसके अलावा जो यूटी थे घोषित किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो प्रशासनिक परिवर्तन हुए, ठीक है। प्रशासनिक परिवर्तन क्या हुए, 7th पे कमीशन जो था, 7वें वेतन आयोग, है ना, वो वहाँ पे अब लागू हो गया। एक सेकेंड,
ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया, प्रशासनिक परिवर्तन में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किया गया, मतलब जो वहाँ पे जो संरचनात्मक सुधार था उसको वहाँ पे लगाया गया। मतलब जैसे एक ही डिपार्टमेंट के लिए मान लिए, एक ही काम के लिए अगर 2 डिपार्टमेंट है कहीं पे, या फिर एक ही जगह के लिए वहाँ से 2 जगह से फंडिंग आ रही, सेंट्रल या स्टेट से, तो इस टाइप को क्या किया, इन दोनों कामों को विलय कर दिया गया, है ना। अतिव्यापन करने वाले कार्यों का विलय कर दिया गया या आकार घटा दिया गया। ठीक है। वित्त और योजना विभाग में वित्त पोषण स्रोतों की द्वैधता, वित्त पोषण कहीं पे हो रहा है दो स्रोतों से, केंद्र से स्टेट से, दोनों का एक ही जगह पे आ रहा है, तो उसका भी उन्मूलन किया गया। ठीक है। इसका परिणाम इसका परिणाम क्या हुआ, वित्तीय अनुशासन और व्यय पर नियंत्रण के रूप में सामने आया। ठीक है। 7th पे कमीशन वहाँ पे लागू हुआ। उसके अलावा क्या हुआ, वहाँ पे जो सरकारी विभागों में जो नौकरी की जो वो थी ना दरकार थी, वो 10,000 से अधिक रिक्तियों की पहचान वहाँ पे की गई। ठीक है। हालांकि जो यूटी लद्दाख था उसमें जो है श्रम बल की गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पे श्रम बल क्या है, काफ़ी कम है, जिससे क्या है, जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं सरकार की, जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं वो खाली पड़ी है, जिसका जो है नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है वहाँ पे। ठीक है। देखिए जो वहाँ पे जो अनुच्छेद 35 से को हटाया गया था, उसकी वजह से जो है आदिवास कानूनों में जो है शिथिलता आ गई थी। तो वहाँ के जो जम्मू कश्मीर के जो आदिवासी जो रहने वाले थे उनको पुनः परिभाषित किया गया। ठीक है। पुनः परिभाषा के हिसाब से कौन जम्मू कश्मीर का नागरिक हो जो 15 साल से वहाँ पे रह रहा हो, या फिर वहाँ के शैक्षणिक संस्थान से 7 साल उसने पढ़ाई की हो, या 10वीं 12वीं की वहीं से की हो। ठीक है। वो वहाँ का आदिवासी माना जाएगा। उसके अलावा जो है केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के जो सहायता प्राप्त ग्रुप है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या एवं पीएसयू के उन कर्मचारियों के, पीएसयू क्या होता है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है, कि उन कर्मचारियों के बच्चे भी सम्मिलित हैं जो 10 वर्ष की अवधि तक जम्मू कश्मीर में सेवारत, मतलब काम करे 10 साल से, वो भी वहाँ के जो है आदिवासी हो जाएंगे। इसके कारण सरकार ने क्या है 4 लाख से अधिक लोगों को नए आदिवास प्रमाण पत्र जारी किए। ठीक है। उसका विश्लेषण क्या है, इसके जो है गिवन जो हमें लाभ क्या मिले। अब यह कानून, इससे क्या होगा, जो उद्योग होंगे, है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां होंगी, वो क्या है, उनके लिए ये जो कानून है वो उत्प्रेरक का काम करेगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे आप जाके परमानेंट कहीं पे भी ज़मीन खरीद सकते हो, है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी आप फैक्ट्री लगाना चाहें, उद्योग लगाना चाहें, या बड़ी बड़ी कंपनी कोई भी खोलना चाहें, तो वहाँ का जो रॉ मटेरियल है उसका यूज़ करके आप अपना जो है बिजनेस करना चाहें। ठीक है। तो भूमि की खरीद में सुगमता से राष्ट्र में और अधिक निवेश आकर्षित होंगे, जिससे क्या होगा, जम्मू कश्मीर की आर्थिक संरचना को बढ़ावा मिलेगा, है ना। बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी तो वहाँ की आर्थिक संरचना अपने आप ही सही हो जाएगी। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में नियुक्त केंद्र सरकार के जो कर्मचारी है वो भी मोटिवेट होंगे, है ना। पहले क्या था, जो सरकारी कर्मचारी है उन्हें पता था कि हमारे जब रिटायर हो जाएंगे तो हमें यहाँ से जाना होगा। अब वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पर ज़मीन ले सकते हैं आराम से, है ना, ज़मीन लेके वहाँ पे रह सकते हैं, अपना फ्यूचर वहीं पे बना सकते हैं, ना। तो इससे क्या होगा, अब व्यावसायिक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए स्थानीय अधिवास को वरीयता दी जाती थी। जो वहाँ के स्थानीय अधिवास होते थे ना, उनको पहले वरीयता दी जाती थी, और उन्हीं के बच्चों को छात्रवृत्ति के लाभ मिलते थे। अब क्या होगा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दीर्घकाल के लिए प्रोत्साहित करेगा, वो ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे बस ही जाएंगे, है ना, जिससे जम्मू कश्मीर की प्रशासनिक संरचना सुदृढ़ हो सकेगी। ठीक है। उसके अलावा नए अधिवास कानून के अंतर्गत सामाजिक संरचना का एकीकरण होगा। ठीक है। सामाजिक संरचना का वहाँ पे एकीकरण होगा। क्यों? क्योंकि जो माइनॉरिटीज़ थी वहाँ पे, वो वहाँ पे अब आराम से अपना मकान खरीद के रह सकते हैं। जो वहाँ पे जो हाशिए पे खड़े हुए लोग थे, जैसे कि पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, जम्मू कश्मीर के विभिन्न भागों में बसे जो वाल्मीकि समुदाय के सदस्य हैं, अन्य प्रवासी आदि जैसे हाशिए पर रहने वाले वर्गों को वासियों का दर्जा प्रदान किया गया है। इससे क्या होगा, वे राज्य प्रशासन को में रोजगार के विविध अवसर प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है। तो कुछ वर्गों द्वारा आदिवासी कानून में परिवर्तन को क्षेत्र की जनसांख्यिकी संरचना में भी परिवर्तन होगा, है ना। बाहर से लोग आके वो परमानेंट वहाँ पे रहने लग जाएंगे, तो जनसांख्यिकी संरचना अपने आप ही परिवर्तित होने लग जाएगी। ठीक है। इसके अलावा क्या हमें बेनिफिट हुआ, जो जम्मू कश्मीर में हिंसक जो विरोध प्रदर्शन रोकने और शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए। ठीक है। क्या कदम उठाए गए वहाँ पे, अभी तक जो है वहाँ पे जो कर्फ्यू लगाया गया, राजनीतिक जो बंदी थे मैक्सिमम वो बंद कर दिए थे, उसमें से हालांकि काफ़ी से अब तो छोड़ ही दिए मैक्सिमम, है ना। उसके अलावा टेलीफोन लाइनों, मोबाइल संचार, इंटरनेट सेवाओं, इनको आरंभ में बंद कर दिया गया था, और मीडिया तो अभी तक भी नहीं पहुँच पाई, वहाँ की कोई न्यूज़ आती ही नहीं है ना। परिवहन पर प्रतिबंध आरोप किया गया। जम्मू कश्मीर में 4G कनेक्टिविटी अभी भी पुनर्स्थापित नहीं हुई है। उसके अलावा लॉकडाउन तथा संचार एवं इंटरनेट प्रतिबंध जैसे वहाँ पे लॉस क्या हुआ उसका बता रहे, कठोर सुरक्षा उपायों का प्रभाव। सबसे पहले रोजगार की हानि हुई, जहाँ जो वहाँ के जो हस्तशिल्प और पर्यटन थे ना,
उनको 1 साल में 1,44,500 रोज़गार उनका छिन गया। इतने लोगों का रोज़गार वहाँ पे छिन गया, जो अधिकतर पर्यटन से होने वाली आय पर निर्भर थे। उसके बाद छात्रों पर अब नेट भी नहीं है ना? स्कूल भी बंद है, तो वो अपने आप ही छात्रों की तो हानि होनी है। स्कूल और कॉलेजों के बंद होने से हाई स्पीड इंटरनेट की अनुपलब्धता से छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है। ठीक है? उसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र पर इस पे भी होगा, क्योंकि वो नई-नई अपडेट, अब नेट ही नहीं चल रहा तो वो भी नहीं मिल पाएगी उन्हें। चिकित्सा, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा में नवीनतम विकास क्रम से अनभिज्ञ रहे। ठीक है? राजनेताओं की लंबे समय तक नज़रबंदी से वहाँ पे जो है उनके मानवाधिकारों का भी हनन हुआ है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अतिक्रमण करती है, बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे के लिए भी खतरा है इसके लिए, क्योंकि ज़्यादातर राजनीतिक अगर हालाँकि वहाँ पे 2018 से ही जो है राष्ट्रपति कानून लगा हुआ था। फिर भी अगर उनको ऐसे मानवाधिकारों का हनन होगा, तो ऐसे में जो यूएन है या दूसरे देश है वो भी इस पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, है ना? हालाँकि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पहले क्या हुआ वहाँ पे जो है सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम, जो जो सिक्योरिटी एक्ट है, उसके अंतर्गत जो है 444 व्यक्तियों को पहले ही हिरासत में ले लिया गया था, जिसमें से 300 तो रिहा कर दिए गए हैं। ठीक है? उसके अलावा राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है? इसके अलावा जो है पाकिस्तान ने कश्मीर में हुए परिवर्तनों को क्या किया, मानवीय संकट घोषित किया, इसके रूप में चित्रित करने की कोशिश की। इससे जो है क्षेत्र की स्थिरता को खतरा उत्पन्न हो गया। पर यूएनएससी जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें स्थायी सदस्य और पाकिस्तान के सहयोगी के रूप में चीन ने भी इसे जो है अल्प सदस्यीय वार्ता का अनुरोध किया इसके लिए। और तुर्की और मलेशिया ने क्या किया, जैसे देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर घाटी में लगाए गए प्रतिबंधों की आलोचना की। हालांकि इतना कोई वो इससे फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि जो है भारत इस मामले में काफ़ी सक्रिय रहा। ठीक है? उसके अलावा इसका विश्लेषण क्या है, जहां पाकिस्तान ने यूएनएससी परिचर्चा के माध्यम से कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का प्रयास किया, है ना? उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखने की कोशिश की। वहीं यह बैठक अत्यल्प सदस्य एवं अनौपचारिक थे और जिसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला। ठीक है? लगभग सभी देशों ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि ये उनका द्विपक्षीय मुद्दा है और आंतरिक मुद्दा है। इसे परिषद के विशेष ध्यान एवं समय की आवश्यकता नहीं है। कश्मीर पर भारत की छवि वैश्विक मीडिया में कुछ सीमा तक प्रभावित रही, क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तान था वो क्या कर रहा था, जो वही कश्मीर को जो है अनस्टेबल कर रहा था, है ना? जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कश्मीर में प्राथमिक और आक्रामक करता था, और इस क्षेत्र के अधिकांश समस्याओं की जड़ पाकिस्तान ही था, है ना? और वही इसके अब सपोर्ट में आ गया। इसके अलावा क्या हुआ, अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों ने भी, कुछ वर्गों ने भी कश्मीर में जो मानवाधिकार का उल्लंघन किया ना, जो हिरासत में लिया गया, उसके संबंध में चिंता व्यक्त की। इसके अलावा किसी ने कुछ खास कहा नहीं। हालांकि अभी बैठक हुई थी ओआईसी की, उसमें भी जो है पाकिस्तान ने काफ़ी ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाया, यूएई और पाकिस्तान ने। पर वहाँ के जो 57 सदस्य थे जो उसके ओआईसी के, उन्होंने इसके लिए मतलब ऐसे उसको मना कर दिया कि इस टाइप के मुद्दे यहाँ पे नहीं उठाए जाएंगे। पर उसकी नेक्स्ट जो मीटिंग है वो पाकिस्तान में है, तो देखते हैं उसमें क्या होगा। उसमें काफ़ी ज़ोर शोर से जो है पाकिस्तान इस मुद्दे को उठाएगा। इस विषय पर भारत सरकार की सक्रिय राजनीतिक संलग्नता के परिणामस्वरूप अधिकांश देश जो है 370 जो अनुच्छेद है उसके निरसन पर आंतरिक मामले के रूप में देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर मुद्दे के द्विपक्षीय समाधान की इसमें अपेक्षा करते हैं। ठीक है? इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष में जो है जो 370 का जो जम्मू कश्मीर में दिया जो विशेष दर्जा था, उसको हटाने पे शांति और प्रगति का एक महत्वाकांक्षी मार्ग प्रशस्त किया है। ठीक है? ऐसे जो भारत में इसको मिला के। इसके अलावा जो स्थानीय समुदाय थे, उनमें भी जो है प्रतिभागिता जो कॉम्पिटिशन है उसकी भावना का विकास होगा, और जो भी शिक्षा, खेल, इसमें जो भी व्यक्ति होंगे वो उभर के सामने आएंगे, है ना? सुरक्षा बलों और सिविल सेवाओं में भी यहाँ के जो व्यक्ति हैं अब जो है कम्पीट करने की ऐसी आशंका जताई जा रही है। विकेंद्रीकृत स्थानीय निकायों का विकास, युवाओं में विश्वास बहाली के उपाय और चरणबद्ध तरीके से इंटरनेट सेवाओं के पुनर्स्थापना से क्षेत्र में जो है प्रतिभागितापूर्ण सामाजिक आर्थिक विकास में आगे और सहायता मिल सकती है। ठीक है? पर फिलहाल तो अभी कुछ ऐसा दिया नहीं गया है इंटरनेट सेवाएं, आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यायालय की अवमानना। इसमें क्या था, हाल ही में मतलब अगस्त में प्रशांत भूषण जो वकील है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं, ठीक है, जो बोबड़े सर हैं, उन पर एक टिप्पणी की थी। मतलब वो जो है एक बाइक पे बैठे हुए थे बिना हेलमेट और मास्क के, लॉकडाउन मतलब कोरोना टाइम में ही। तो उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वालों की जो बाइक है 50 लाख रुपए की है, और इस पे मतलब बिना हेलमेट के बैठे हुए हैं, और ये सीजीआई है सुप्रीम कोर्ट के।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो ऐसे में उन्होंने इसके लिए इसको न्यायालय की अवमानना माना। उन्होंने और भी 2-3 ट्वीट किए थे कि जो है अगर हम हिस्ट्री को जब उठाएंगे आगे चल के तो ये देखा जाएगा कैसे बिना किसी इमरजेंसी के मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इतने महीने तक लॉकडाउन को मतलब रखा, अनियंत्रित करके रखा यहाँ के उसको जो लोकतंत्र है उसको। ठीक है, तो इस टाइप के 2-3 कमेंट थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखते हुए उन पर फ़ाइन भी लगाया था 1 रुपये का, और साथ भी ये भी कहा गया था कि अगर ये 3 महीने में नहीं पे करते तो इनको दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट उन्होंने पे कर दिया था इसके लिए। तो इसके लिए देखिए क्या घटनाक्रम था। उच्चतम न्यायालय ने भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को लक्षित करते हुए सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी। अधिवक्ता प्रशांत भूषण को न्यायालय के अवमान का दोषी माना गया। इसका अवमान है क्या? इसकी सिंपल सी भाषा है अवमान की, न्यायालय की गरिमा या प्राधिकार जो उसका अधिकार क्षेत्र है उसके प्रति अगर कोई अनादर व्यक्त करता है, ठीक है, तो वो हमारा अवमान के अंतर्गत आता है। इस प्रावधान का औचित्य मतलब इसका यूज़ क्या है? न्यायालय को ऐसे सुनियोजित जो पहले से सुनियोजित है उन हमलों से संरक्षण प्रदान करना और उसके प्राधिकार को कम करते हैं, उनको जो है उसकी छवि को कलंकित करते हैं। ऐसे मामलों को जो है कम से कम होने के लिए जो है दंड देना जो करते हैं उनको, जिनसे न्यायालय की निष्पक्षता में जनता के विश्वास का लोप हो जाता है। ठीक है, इसके तहत अनुच्छेद 261 में कहा गया कि जो भारत के जो भी राज्य क्षेत्र होंगे, संघ होगा, है ना, उसके प्रत्येक जो राज्य के सार्वजनिक कार्य होंगे या जो अभिलेख जो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय देता है वो अभिलेखों के रूप में होंगे, या फिर न्यायिक जो कार्यवाही है उसको पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। ठीक है, इसको किसी भी उस पर कम नहीं किया जाएगा। ठीक है, अवमान के संबंध में संवैधानिक उपबंध देखिए, इसमें फ़िलहाल क्या कहा गया कि जो अनुच्छेद जो 19(2) का है ना, जो अनुच्छेद 19 का सेकंड क्लॉज़ है, उसमें क्या कहा गया कि जो वाक और स्वतंत्र है, जो 19 का एक आर्टिकल है, उस पे हम युक्तियुक्त प्रबंधन लगा सकते हैं, है ना? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अवमानना के मामले में, ठीक है? उसके अलावा जो है अनुच्छेद अगर हम 129 को देखें तो वो अपने अवमानना के लिए किसी को भी दंड देने की शक्ति है उसके पास, और यही जो 215 में हाई कोर्ट के पास भी यही शक्ति है। ठीक है, तो प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के अवमान के संबंध में वही अधिकारिता, जो भी अधीनस्थ न्यायालय होगा ना, उसको किसी को भी दंड करने की वही अधिकारिता होगी जो उच्च न्यायालय को होगी। ठीक है, तो मतलब अधीनस्थ न्यायालयों की शक्ति कहाँ से आती है? हाई कोर्ट से, जो दंड करने की शक्ति होती है। ठीक है, शक्ति और प्राधिकार प्राप्त होंगे, वह उसी प्रक्रिया और पद्धति के अनुसार उसका प्रयोग करेगा जैसे स्वयं अपने अवमान के संबंध में है, जिसके अनुसार वह उसका प्रयोग करता है। ठीक है, अनुच्छेद 142 के सेकंड क्लॉज में क्या कहा गया कि उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने, किन्हीं दस्तावेजों का जो भी प्रकटीकरण है, ठीक है, पेश कराने अथवा अपने किसी अवमान का अन्वेषण मतलब उसको सर्च करवाना, अगर किसी अवमान के जो अन्वेषण का है तो, या फिर दंड देने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश करने का समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर को बताया गया है। जैसे कि 143 में क्या है, जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से अपनी सलाह ले सकता है किसी भी मामले में। ठीक है, तो ऐसे रिलेट करके चलेंगे, आपको ज़्यादा याद रहेगा। उसके बाद न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 अवमान को परिभाषित करता है। अवमान कितनी तरह के होते हैं? सिविल अवमान और आपराधिक अवमान। सिविल अपमान में क्या होगा कि जानबूझकर जो न्यायालय का जो आदेश है उसकी अवज्ञा करना, और आपराधिक अवमान क्या होता है? ये 3 तरह के होते हैं। देखिए, ये 3 तरह के होते हैं। पहला क्या होता है? जानबूझकर जो है न्यायालय को कलंकित करना, है ना? या फिर उसकी प्रवृत्ति ऐसी हो, या फिर मतलब इनडायरेक्टली जो है न्यायालय को कलंकित करना, या फिर उसकी कार्यवाही में सम्यक अनुक्रम या प्रतिकूल प्रभाव डालना। उसकी जो न्यायालय की कार्रवाई होती है उसमें जो है उसके अनुक्रम को मतलब वो करना, रोकने की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कोशिश करना, है ना? या उसमें हस्तक्षेप करना, या उसकी प्रवृत्ति हस्तक्षेप करने की हो, है ना? या करने की हो उसकी प्रवृत्ति। उसके अलावा न्याय प्रशासन में किसी अन्य रीति से हस्तक्षेप करना, ये 3 ही है। ठीक है, सम्यक कार्रवाई में अगर कोई वो डालता है, बाधा डालता है, या फिर उसकी अन्य रीति से उसके प्रशासन में हस्तक्षेप करता है, या फिर कलंकित करना, ये तीनों आपराधिक अवमानना में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका दंड क्या है? दंड या तो 2000 रुपये, है ना, या फिर 6 माह का कारावास है, या फिर दोनों हो सकते हैं। पर ये जो है अगर मान लीजिए जैसे कि अब प्रशांत भूषण ने किया, अगर वो जो है सीजीआई से माफ़ी मांग लेते तो ये उनका पर्सनल मैटर हो जाएगा, मतलब ये अपने विवेकाधीन पे जो है उनको माफ़ भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिबंध की अवधि क्या होती है? मतलब अगर मान लीजिए अभी किसी ने न्यायालय की जो है अवमान कर दिया, तो उसके 1 साल के पीरियड के अंदर उसे जो है
न्यायालय से माफ़ी मतलब न्यायालय जो उस पे कार्रवाई जो कर सकता है ना, वो 1 साल का टाइम पीरियड होता है, ठीक है? 1 साल के अंदर बाद अगर वो कार्रवाई करना चाहे तो ऐसा फिर नहीं कर पाएगा, ठीक है? न्यायालय के पास टाइम पीरियड होता है 1 साल का। उसके अलावा जो है कुछ केसेज़ हैं जिनसे हमें जो न्यायालय की जो अवमान है उसको निर्धारित करने के लिए जो हमने जो कानून बनाया है वो इन केसेज़ के बेसिस पे बनाया है। जैसे कि पहला क्या था, ब्रह्म प्रकाश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद। इसमें क्या किया गया था, यह विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि न्यायालय की अवमान जो है संबंधी अपराध घोषित करने के लिए यह विशेष रूप से सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि न्यायालय प्रशासन में कोई हस्तक्षेप हुआ है। मतलब ये सिद्ध करना हमें ज़रूरी नहीं है कि न्यायालय के प्रशासन है उसमें कोई हस्तक्षेप हुआ है, ठीक है? कोई इनडायरेक्टली भी करता है तो ये भी न्यायालय का अवमान होगा, हैं? ठीक है? तो यदि अगर वो निंदात्मक वक्तव्य, इस टाइप का कोई निंदात्मक वक्तव्य दे रहा है या फिर उचित प्रशासन में हस्तक्षेप हो उत्पन्न करने की संभावना हो या निंदात्मक वक्तव्य से प्रशासन में हस्तक्षेप उत्पन्न करता है, तो अवमान निर्धारित करने के लिए यह आधार पर्याप्त है, ठीक है? अगर कोई इनडायरेक्टली भी करेगा निंदात्मक वक्तव्य से तो भी उसके ऊपर अवमान का जो है केस चलेगा। पीएन दुआ बनाम शिव शंकर अन्यवाद में इसमें क्या था, उच्चतम न्यायालय ने माना कि केवल न्यायालय की आलोचना के आधार पर न्यायालय के अवमान को दोषी घोषित नहीं किया जा सकता। सिर्फ जो है न्यायालय की आलोचना अगर कोई कर रहा है, ठीक है? कोई अगर डिसीजन किसी को पसंद नहीं आ रहा, अगर वो न्यायालय की आलोचना कर रहा है, जैसे अब अयोध्या का फैसला आना था, ठीक है? अगर हम कहते हैं कि हाँ ये इसके पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्स प्रोज कॉन्स बता के अगर बताते हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर हम ये कहते हैं कि हाँ अभी बीजेपी है तो ये जो है इसके हक में ही फैसला आएगा, इस टाइप से नेगेटिव कमेंट कर देते हैं, न्यायालय की आलोचना कर देते हैं, तो उस पर फिर जो है कार्रवाई कर सकता है, ठीक है? उसके अलावा बदनाम मिश्र बनाम बदनाथ मिश्र बनाम उड़ीसा उच्च न्यायालय के पंजीयकवाद। इसमें क्या कहा गया कि अवमान के मामले में न्यायालय को यह स्पष्ट करना होगा कि अवमान न्यायाधीश के रूप में उसकी पोस्ट का किया गया है, ठीक है? मतलब एक न्यायाधीश जो सीजेआई की पोस्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, एक कोई पर्सनल जैसे कि अभी बोबड़े सर है ना? ये है, तो ये हमें सिद्ध करना होगा कि ये इस पोस्ट का किया गया है या इनका पर्सनल किया गया है, ठीक है? क्योंकि अगर इनका पर्सनल किया होगा तो ये अपने विशेषाधिकार पर इनके छोड़ दिया जाएगा कि वो क्या निर्णय लेते हैं ना। अगर इस पोस्ट का किया जाएगा तो वो क्लियरली अवमान माना जाएगा, फिर उसके हिसाब से दंड दिया जाएगा, ठीक है? न्यायालय की सामान्य प्रक्रिया में हस्तक्षेप पीतमलाल बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। इसमें कहा गया है कि न्यायालयों की कार्रवाई की हस्तक्षेप से बचाए रखने और न्यायिक प्रक्रिया को निर्बाध एवं गरिमा को बचाए रखने के लिए अवमान करने वाले व्यक्ति को दंड करना जो है कर्तव्य बन जाता है। मतलब अगर वो दंड नहीं देंगे एक को तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम दूसरा भी करेगा। अगर वो फर्स्ट में ही पहले कोई दंड दे देंगे तो दूसरा इसको देख के अपने आप ही अवमान से बचने की कोशिश करेगा, ठीक है? उसके बाद उसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है, अगर कोई निष्पक्ष या सटीक रिपोर्टिंग करता है ना? तो उसको अवमान का दोषी नहीं पाया जाएगा। गुण दोषों पर की गई निष्पक्ष कोई आलोचना है, वो भी नहीं माना जाएगा, ठीक है? यदि कोई प्रकाशन या किसी प्रकाशन से या अन्य कृत्य जो केवल न्यायाधीश के मानहानि से संबंधित है तथा न्याय की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से नहीं किया गया, ठीक है? उसके हस्तक्षेप करना नहीं चाहता था, सिर्फ मानहानि से किसी से संबंधित है, पर्सनल उस पे किसी मान लीजिए कोर्ट के जो वो है उनकी मानहानि की गई है, तो ऐसे में भी वो जो अवमानना में उसमें नहीं आएगा। वर्ष 2006 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और सत्य को एक वैदिक प्रतिवाद के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है? जो बात सच है उसको एक वैदिक प्रतिवाद के रूप में मान्यता दी गई और जो कि लोकहित में भी हो, ठीक है? ऐसा प्रमाणिक तरीके से इसका आह्वान किया गया था। इसके अलावा अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो इंग्लैंड में क्या था, इंग्लैंड ने 1923 में ही क्या कर दिया था, इसका अवमानना कानून को समाप्त कर दिया था। ब्रिटिश लॉर्ड डैनिंग ने 1969 में कहा था कि अवमानना के तथ्य तहत दंडित करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वे इसका उपयोग कभी नहीं करेंगे। अधिकार प्राप्त है पर इसका उपयोग कभी नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो न्यायाधीश होता है उसके व्यक्तिगत हित भी छुपे होते हैं, ठीक है? इस कानूनी सिद्धांत के विरुद्ध कि आप स्वयं के, ये एक प्राकृतिक जो है कानूनी सिद्धांत होता है कि आप स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकते, है ना? जैसे अभी बोबड़े जो सर है उन्होंने प्रशांत भूषण पर फाइन लगाया, तो आप स्वयं के मामले में जो न्यायाधीश है वो नहीं हो सकते हैं, ठीक है? लॉर्ड डैनिंग ने कहा कि हम आलोचना से नहीं डरते, ना ही हम इसका बुरा मानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा कि न्यायालय की अवमानना के बहाने अमरीकी जनमत को जो है दबाया नहीं जा सकता। इसके बजाय उन्होंने यह तर्क, ये इसके साथ मतलब यह तर्क भी दिया कि जो है न्यायालय के संबंध में खुले परिचर्चाओं को इसके कर्तव्य के संरक्षण के बहाने प्रतिबंधित किया जाता है, ठीक है? खुली परिचर्चाओं से इसके जो है जो इसको कर्तव्य के संरक्षण के बहाने, कि ये कर्तव्य का संरक्षण और इसके बहाने इसको प्रतिबंधित किया जाता है, ठीक है? तो न्यायालय की गरिमा बाधित होगी और उसके सम्मान में जो है कमी आएगी।
ठीक है। उसके अलावा कनाडा ने भी 1987 में कोपिटो मामले में न्यायालय ने कहा कि जब तक न्यायिक व्यवस्था के समक्ष कोई खतरा ना हो, न्यायालयों की स्वतंत्र रूप से आलोचना की जा सकती है। ठीक है, उनके समक्ष कोई व्यवस्था में खतरा नहीं होना चाहिए, तो आराम से आप आलोचना कर सकते हैं। इसके अलावा न्यायालयीय अवमानना संबंधी मुद्दे, इसके अलावा और 2-3 मुद्दे निकल के आए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, न्यायालय की अवमान मुक्त भाषण पर अगर सेंसर लगा दिया जाए तो क्या होगा। देखिए, लोकतांत्रिक सुधार प्रक्रिया, अगर लोकतंत्र के विकास के लिए विचारों और सुझावों पर रचनात्मक अंतर इनका क्या होता है, बहुत कम होता है, विचारों का और सुझावों का। ठीक है, यदि अगर उन पर जो सेंसर लगा दिया जाएगा, यदि अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता को दबा दिया जाता है, तो इस बात की संभावना है कि कोई भी रचनात्मक बहस कम हो जाएगी, है ना। अगर इन पर को दबा दिया जाएगा स्वतंत्र विचारों को, है ना, तो क्या होगा, रचनात्मक बहस कम हो जाएगी। मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ कि आप एक बाइक चला रहे, ठीक है, आपको 100 किलोमीटर, 2 आदमी है, ठीक है, एक एक और 2, अगर मैं एक को कह देता हूँ कि आपको जो है 100 किलोमीटर से के आसपास की स्पीड चलानी है और कुछ नहीं कहता, और दूसरे को बोल दूँ कि आपको 100 किलोमीटर पे जाते ही आपको फ़ाइन हो जाएगा, ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबल है कि ये वाला पर्सन जो है 100 के आसपास होगा और ये वाला जो है 70-80 पे ही छोड़ देगा, है ना। तो इससे क्या होगा, जो हमारे इसी टाइप से इसमें क्या होगा, जो हमारी रचनात्मक बहस है ना, वो कम हो जाएगी, क्योंकि हम बहस करते टाइम हमारे दिमाग में ये रहेगा कि हम अगर इससे ज़्यादा बोलेंगे तो हमारे पास अवमानना का जो है आरोप लग सकता है। ठीक है, तो रचनात्मक बहस के कम होने का जो वो होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा, यह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत घातक होगा। ठीक है, मतभेद का अधिकार, मान लीजिए अगर मैं कोई व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी संस्था की आलोचना ही कर रहा हूँ, है ना, मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को देखते हुए कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो ये नहीं कि मैं उसकी आलोचना कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कोई भी संस्था बहुत ही परफेक्ट होगी, नेगेटिव पॉइंट होंगे वो भी बोलने ही पड़ेंगे, है ना। तो संविधान ने स्वयं मतभेद को अभिभावी होने की अनुमति दी है। वाक स्वतंत्रता को सेंसर करके न्यायपालिका यह संकेत देती हुई प्रतीत होती है कि जो अगर वो जो स्वतंत्रता है उस पर सेंसर लगा देगी, तो इससे ये साबित हो जाएगा कि उनकी संस्था क्या है, अचूक है और वही श्रेष्ठ है। न्यायालय की संस्था क्या है, अचूक और श्रेष्ठ है। ठीक है, आत्मरक्षात्मक प्रकृति, न्यायाधीश की अपनी छवि की रक्षा करने के लिए न्यायाधीश के अवमान को एक साधन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो न्यायाधीश होगा उस पर कोई भी टिप्पणी करेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि वो इसका जो है यूज़ अपने साधन के रूप में कर सकता है। कई बार क्या होता है, व्यक्तिगत मतभेद को न्यायपालिका की अस्वीकृति माना जाता है, क्योंकि न्यायाधीश वही होते हैं जिन पर आरोप लगाया जाता है, तो ऐसे में हितों का टकराव होने की आशंका बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके लिए क्या करना चाहिए, न्यायाधीश को जो न्यायालय और न्यायिक प्रशासन के महत्व को बनाए रखने की जो आवश्यकता है और जो अलंघनीय जो मूल अधिकार है, इन दोनों के बीच जो है एक समन्वय बना के रखना चाहिए। मतलब 19 का जो फर्स्ट है और 19 का जो 2 है, ठीक है, बोल भी सकते हैं और इन पर युक्त जो प्रबंधन भी है, ठीक है, इन दोनों में एक समन्वय बनाना चाहिए। इसके लिए क्या है, स्पष्ट और व्यापक क्षेत्राधिकार, इसका जो दंड देने का अधिकार है वो एक व्यापक है। अभी कुछ दिन पहले दिसंबर में ही जो है जो हमारे उपराष्ट्रपति थे उन्होंने भी कहा था कि जो न्यायालय, एक तो वो होता है जो न्यायिक सक्रियता होती है, एक होता है न्यायिक हस्तक्षेप, तो न्यायालय जो है बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहा है। मतलब उन्होंने काफ़ी सारे मुद्दे बताए थे, जैसे दिवाली पर जो पटाखे नहीं बजेंगे उसके ऊपर स्वतः संज्ञान सो मोटो, ये स्वतः संज्ञान लिया, सो मोटो लेके खुद ही अपना आदेश जारी कर दिया। इससे क्या होता है कि सरकार के जो करने के काम है उसमें भी जो है न्यायालय हस्तक्षेप करने लगा है। ठीक है, तो इससे क्या है, इनका अधिकार क्षेत्र बहुत व्यापक हो जाता है स्वतः संज्ञान की वजह से। ठीक है, कार्यवाही आरंभ करने के लिए न्यायालय की स्वतः संज्ञान की शक्ति के कारण इसे सरलता से लागू किया जा सकता है किसी भी क्षेत्र में। प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है, मतलब प्राकृतिक न्याय क्या है कि स्वयं के मामले में कोई भी न्यायाधीश नहीं हो सकता। हालांकि अवमानना कानून न्यायाधीश को स्वयं के मामले में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। इसमें क्या है, नंदलाल बालवानी बाद में बलवानी के कथित रूप से कोर्ट की ओर जूता उछाला था। उसे पीठ ने नंदलाल बलवानी को अवमानना का दोषी मानते हुए 4 महीने का कारावास दे दिया। खुद ही के मामले में वो क्या न्यायाधीश हो गए। उसके बाद सीमित अपीलीय अधिकार, ठीक है, वर्तमान संविधिक योजना के अनुसार क्या है, आपराधिक अवमानना हेतु दोषी ठहराए गए व्यक्ति को निर्णय के विरुद्ध पुनर्विचार याचिका डालने का अधिकार है। पुनर्विचार के लिए वो याचिका डाल सकता है, पर याचिका पर सामान्यतः अवमाननाकर्ता को सुने बिना ही पीठ ने क्या दे दिया, अपना डिसीजन दे दिया। ठीक है, तो उसका सीमित है एक तरह से जो उसका पुनर्विचार याचिका दायर करता है वो। कार्यकारी व्यवस्था प्रभावी होती है, जो हमारी सरकार है उसकी कार्यकारी व्यवस्था भी प्रभावी होगी, क्योंकि जो न्यायालय है वो न्यायिक हस्तक्षेप करने लग जाएगा। न्यायिक सक्रियता अच्छी बात है, किसी भी मामले पे आप अपना वो दे सकते हैं, पर न्यायिक हस्तक्षेप जो है इसे सरकार के जो वो कार्यकारी शक्ति है उस पर प्रभाव पड़ने लग जाएगा।
ठीक है। इससे सरकार की कार्यकारी शक्ति क्या है, वो नेगेटिव में चली जाएगी, ब्लैकमेल करने का उपयोग कर सकते हैं। न्यायालय के आदेश का कभी कभी कार्यकारी को ब्लैकमेल करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। न्यायालय के अवमान का भय प्रशासन के संसाधनों जैसे सुरक्षा बलों, लॉजिस्टिक आदि का अनुपयुक्त आवंटन की ओर प्रेरित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास, इसे मैक्सिमम देशों ने बंद कर ही दिया है। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, इन सब ने बंद कर ही दिया है, पर जो है भारत में अभी भी विद्यमान है। तो न्यायालय को कलंकित करने के अपराध के तहत भारत ने अभी भी दंड विद्यमान कर रखा है। अब विद्यमान कर रखा है तो इसमें भी कुछ जो है पॉइंट दिए गए कि क्यों विद्यमान कर रखा है। ठीक है, आगे देखेंगे वो। आगे की राह क्या है इसमें, जो भारतीय न्याय के अवमान कानूनों के अंतर्गत प्रदत्त न्याय शक्ति की प्रत्येक प्रकृति विवेकाधीन है। ठीक है, जो हमारे जो न्यायाधीश है उनकी जो प्रदत्त शक्ति है जो वो विवेकाधीन है। वो किसी के अगर पर्सनल अगर किसी पे अटैक किया जाता है तो इसका दुरुपयोग रोकने के लिए इसे अधिक व्यवस्थित और सैद्धांतिक बनाया जाना चाहिए। न्यायालय अवमान 1971 की धारा 2C के थर्ड में उल्लेखित किसी अन्य पद से, ठीक है, किसी भी अन्य पद से, इससे जो है उनकी शक्ति का जो स्रोत है वो संविधान है और काफ़ी वृहद हो जाती है उनकी शक्ति। जो न्यायालय की आपराधिक अवमानना के न्यायालयों की विवेकाधीन शक्तियों का स्रोत है को या तो हटा देना चाहिए, जो उनकी वृहद जो कहीं किसी भी मैटर में जो सुओ मोटो लेते हैं, या फिर असीम शक्ति की रोकथाम के लिए कुछ विशिष्ट दिशा निर्देशों को शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, ये दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों को अर्थात एक तो आपने 19 का फर्स्ट दे दिया, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 19 का 2 भी दे दिया। ठीक है, ये क्या है, युक्तियुक्त प्रबंधन। ठीक है, अब बोलना है कितना बोलना है, ये इन दोनों के परस्पर विरोधी सिद्धांत हो गए। ठीक है, न्यायालय के अवमान हेतु दंड करने की शक्ति का सदैव सावधानीपूर्वक, बुद्धिमत्तापूर्वक, जागरूकतापूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, दंड करने की शक्ति का, न्यायालय अवमान की शक्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए एक स्वतंत्र पैनल गठित किया जाना चाहिए। इस अधिनियम में आपराधिक मनोवृत्ति की अवधारणा को सम्मिलित किया जाना चाहिए। आपराधिक मनोवृत्ति क्या होता है, मतलब कोई भी इरादे से अगर किसी ने कोई अपराध किया हो या दोषी मानसिकता तत्वों को संदर्भित करने वाली एक कानूनी अवधारणा होती है। आपराधिक परीक्षण में अपराध सिद्ध करने के लिए अपराधी को आपराधिक मनोवृत्ति को जाहिर या उजागर करना आवश्यक होता है। ठीक है, उसके अलावा कार्यवाही भारतीय साक्ष्य अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता, वो होती ना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, CRPC है ना, ये होती है, एक IPC होती है। तो इसको क्या करना चाहिए, कार्यवाही भारतीय साक्ष्य अधिनियम एवं दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार की जा सकती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम प्रूफ करते हैं कि वो दोषी है या नहीं है। IPC में क्या होता है, हम जो है दंड देते हैं डायरेक्ट, जैसे बोलते हैं ताजिरात हिंद दफ़ा 302 के तहत फांसी दे दी गई। ठीक है, इसमें दंड देते हैं, और CRPC में हम उसको प्रूफ करते हैं कि वो दोषी है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद अवमानना के लिए दंड अपर्याप्त है। जो अवमानना के लिए जो भी दंड दिया जाता है वो अपर्याप्त होता है, या तो 6 महीने की जो सज़ा है, या फिर जो 2000 रुपये फ़ाइन है, ये जो है अपर्याप्त है और अप्रभावी भी है। विशेष रूप से अर्थदंड के संबंध में, साथ ही उन्हें इस प्रशासन में हस्तक्षेप से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, दंड को और भी बढ़ाया जाना चाहिए, ये ऐसा कह रहे हैं। क्या यह प्रावधान बनाए रखा जाना चाहिए या नहीं। तो इसमें ये बताया गया कि अगर हम जो अवमान की वो परिभाषा उसको अगर हम छोटा कर दें, मतलब उसको लिमिटेड कर दें, तो इसका क्या प्रभाव होगा। अब देखिए, भारत जैसे देश में जहाँ पे जो है अत्यधिक संख्या में अवमान के केसेस आते हैं, तो वहाँ पे क्या है, जो इन केसेस की वो है, इस एक्ट की जो निरंतरता है, निरंतर प्रासंगिक को न्यायोचित ठहराया जाता है। मतलब इस एक्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। दूसरे देशों में क्या है, ये मामले काफ़ी पहले से आए, उसके बाद आए ही नहीं, है ना। विभिन्न उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालयों में इनकी उच्च संख्या में लंबित सिविल और आपराधिक अवमान के मामले हैं। ठीक है, जिससे इसकी प्रासंगिकता न्यायोचित ठहराई जाती है। आयोग ने कहा कि अवमान की परिभाषा में संशोधन इस कानून के समग्र प्रभाव को ही कम कर देगा, और लोगों ने के मन में न्यायालयों और उनके प्राधिकार और कार्यप्रणाली के प्रति जो सम्मान है वो भी कम हो जाएगा इससे। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है उसको संकुचित नहीं करना चाहिए। अवमान की शक्ति का स्रोत क्या होता है, संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, तो अगर इसकी जो शक्ति है वो संविधान से ली गई है, इसकी परिभाषा इस अधिनियम में केवल अवमान के लिए जांच और दंड के संबंध में जो है रेखांकित किया गया। अगर हम इसमें से अपराध प्रावधान को हटा भी देते हैं तो इस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत हम सिर्फ जांच करते हैं और दंड देते हैं, है ना, आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों पर क्या प्रभाव होगा। अधीनस्थ न्यायालय क्या है, इनकी जो वो है शक्ति है वो हाई कोर्ट से ही आती है ना, जो भी हाई कोर्ट होता है वो देता है इनके अंदर दंड। तो ये क्या हो जाएंगे, अगर इसको ऐसा किया गया तो ये जो है गरिमा को
इनके पास कोई ऐसा उपचार ही नहीं होगा फिर कि ये अवमान के मामले को अपने जो अधीनस्थ न्यायालय है उसमें डील कर पाए, है ना? तो इसको संकुचित करना इनके लिए उचित नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय तुलना आयोग ने ब्रिटेन और भारत के न्यायालय की कलंकित करने के अपराध का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए कहा कि यूके अपने अवमान कानूनों में इसे अपराध नहीं मानता। ठीक है, यूके नहीं मानता, ब्रिटेन में इसे अपराध के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि आयोग ने यह निर्दिष्ट किया कि भारत में इसे अपराध के दायरे से बाहर करने से विधायी अंतराल को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इससे भारत में क्या होगा, अपराध के रूप में बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की है, क्योंकि जो है उन देशों में मामले आए नहीं है। जैसे कि आप ब्रिटेन की बात करें, 1931 के बाद कोई मामला नहीं आया। ब्रिटेन में न्यायालय को कलंकित करने का अपराध अन्य कानूनों के अंतर्गत भी दंडनीय है। ठीक है, उनको अन्य कानूनों के अंतर्गत रख दिया गया है। इसका दुरुपयोग रोकने के लिए अधिनियम में पर्याप्त रक्षोपाय किए गए हैं। 1971 में जो अधिनियम के प्रावधानों से पता चला कि न्यायालय जो है अवमान के लिए सभी मामलों में अभियोजित नहीं करेगा। सभी मामलों में जो है अवमानना नहीं मानी जाएगी। ये सिर्फ जो है अधिनियम की न्यायिक समीक्षा की जा रही है, इससे संशोधन करके इसका औचित्य नहीं है। मतलब आयोग ने क्या कहा है कि पुनः यह टिप्पणी की गई कि इस अधिनियम की न्यायिक समीक्षा की जाती रही है, तो इसको बार बार संशोधन की जरूरत नहीं है। इसमें जो है बार बार न्यायिक समीक्षा की गई है। मतलब जैसे जैसे मुद्दे आते गए तो इसमें न्यायिक समीक्षा एक एक कानून बनता गया, तो इसमें संशोधन करने का कोई औचित्य नहीं है। न्यायिक शक्ति को सीमित करना, जो इसकी न्यायिक शक्ति है उसको सीमित करने से जो अधिनियम का प्रदर्शन प्रक्रिया के निर्धारण में बेहतर रहा है और अवमान शक्तियों के उपयोग संबंधी न्यायालयों के असीम प्राधिकरण की भी प्रतिबंधित करता है। अतः अवमान की परिभाषा में संशोधन के अस्पष्टता की स्थिति को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष देखें अगर हम, तो रचनात्मक, औचित्यपूर्ण आलोचना और दुर्भावनापूर्ण वक्तव्य के मध्य अंतर करना आवश्यक है। ठीक है, रचनात्मक और औचित्यपूर्ण सही है, और दुर्भावनापूर्ण अगर वक्तव्य है तो उसके लिए अवमानना का कानून हमारे लागू होता है। अवमान की आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यह प्रश्न उठाना चाहिए कि अवमानकारी टिप्पणी वास्तव में न्यायालयी कामकाज को बाधित करती है और औचित्यपूर्ण असहमति को कुचलने के एक साधन के रूप में इसका उपयोग नहीं करने देना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस 2 टॉपिक पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में जो है इसके बचे हुए 3 टॉपिक भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, वो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसकी वजह से मुझे दोबारा इसको बनाना पड़ा। तो मैं अब जो है नेक्स्ट पार्ट को जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, हैव अ गुड डे।